नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS अकेडमी में। और पॉइंटर बुक की सीरीज़ में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसी कड़ी में जो है आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो जो की संस्था थी ये, जिसने हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी, जो भी लीडर थे तो इसी के अंडर में ही उन्होंने अपना जो है कार्य आगे बढ़ाया था। तो जो महत्वपूर्ण संस्था थी, इसको कैसे बनी और कैसे इसने काम किया, तो अभी तक जो भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, तो वो क्वेश्चन वन लाइन फॉर्म में आपको यहाँ पर इस बुक में दिए हुए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए वहीं से। तो बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो जो जिसने स्थापना की थी वो कौन सा पर्सन था, उसका नाम था A.O. ह्यूम। ये कौन था? एक अंग्रेज था, ब्रिटिश था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो ये जो A.O. ह्यूम थे ये असैनिक सेवक थे, मतलब कि ये सैनिक सेवक नहीं थे। ये एक मान लीजिए कि सिविल टाइप का ये जॉब करते थे, ये सैनिक नहीं थे, ठीक है। और स्थापना कब हुई थी, तो आपको सन पूछी जाए तो 1885 ईस्वी में। और जो इसका प्रथम अधिवेशन, जो पहली मीटिंग हुई थी, पहला सेशन हुआ था, तो उसमें प्रतिनिधि मान सकते हो कितने थे, यानी कि कितने पर्सन ने इसमें भाग लिया था। तो 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था। और पहला अधिवेशन यानी पहली मीटिंग हुई कहाँ पे थी, तो ये हुई थी बम्बई में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर अध्यक्ष की बात करें तो पहले अध्यक्ष कौन बने थे, जिन्होंने, देखिए जो मीटिंग हुई थी, तो बात करें कि उस मीटिंग की पहली जो अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी WC बनर्जी के द्वारा। और कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो कौन था, तो ये थे रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी, दूसरे मुस्लिम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था, तो ये जो थे A.O. ह्यूम जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, जब स्थापित हुई थी, तो उस समय वायसराय कौन था, तो वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो ये मजाक किसने उड़ाया था, तो ये उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में कौन उपस्थित नहीं था, तो ये पर्सन दिए हुए हैं। तो इनमें से जो जब स्थापना हुई थी इसकी, तो कौन उपस्थित नहीं था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनमें से सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी जो थे वो उपस्थित नहीं थे। और बात करें कि दूसरे सेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो की थी दादा भाई नौरोजी जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, तो ये थी 33। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। तो इस समिति का सभापति कौन था, तो इसके सभापति थे विलियम डिग्बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो दूसरे हम लोगों ने अभी ऊपर देखे थे। तो पहले कौन थे अगर पूछा जाए, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1885 ईस्वी में WC बनर्जी के द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे। तो जो मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी, WC बनर्जी ने। तो उन्होंने बताया था कि इसका उद्देश्य क्या है बनाने का, जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया है इस संस्था का, तो ये क्या करेगी। तो इसका उद्देश्य उन्होंने बताया था कि देश के हितों की रक्षा करने वाले जो भारतीयों के बीच में संपर्क बढ़ाना, मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करना और उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, भारत के सभी वर्गों, समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में, किस आधार पर कार्य करें। तो ये सब जो है इसके उद्देश्य बताए थे। WC बनर्जी ने जो संस्था गठित हुई थी, बताया था कि इन उद्देश्यों पर ये कार्य करेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय कौन थे, तो वो थे जॉर्ज यूले, फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद में से वह भारतीय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहते। तो
वो पर्सन आपको बताने थे जो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े नहीं रहे, तो वो पर्सन थे सर सैयद अहमद ख़ान जी जो थे। ये कभी भी इन्होंने इसकी सदस्यता और इसके जो है सेशन में कभी भाग नहीं लिया था, तो इन्होंने दूरी बना के रखी थी। लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया। तो कौन नहीं चुना गया? बाल गंगाधर तिलक जी जो थे वो कभी भी जो कांग्रेस है इसके अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए। लाल, बाल और पाल तो जो त्रिगुट है, तो इसमें से वह व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। देखिए इन तीन जो पर्सन है, लाल की बात करें तो लाला लाजपत राय, बाल की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक और पाल कौन थे? बिपिन चंद्र पाल। तो बात करें कि इनमें से जो पूछा गया था कि इनमें से कौन अध्यक्ष बना था, तो लाला लाजपत राय जी जो है इसके अध्यक्ष बने थे। बाकी ये जो दो पर्सन है ये इसके अध्यक्ष नहीं बने थे। आगे देखते हैं कि सुचेता कृपलानी, अरुणा आसिफ अली, एनी बेसेंट और विजया लक्ष्मी पंडित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। तो इनमें से कौन सी वो महिला है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो एनी बेसेंट जी बनी थी। वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था, तो कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था 1917 में, कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था तो उसमें सर्वप्रथम एक महिला ने अध्यक्षता की थी। तो और वो महिला कौन थी? एनी बेसेंट जी। अब बात करते हैं कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला। देखिए अभी पहली महिला थी एनी बेसेंट जो कि विदेशी थी, और अगर प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने अध्यक्षता की, तो ये थी सरोजनी नायडू जी। सही कथन के बारे में देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन, सेकेंड मीटिंग हुई थी, तो इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। तो जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की ही मीटिंग साथ में हुई थी, कहाँ पर? लखनऊ में 1916 में, और इनके मध्य में क्या हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। तो जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था 1916 में, तो उसी में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेटमेंट है, सही कथन है कि CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जब वो अध्यक्ष बने थे तब उन्होंने कार्य किया, वे जेल में थे। और अल्फ्रेड बेव 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो जो अल्फ्रेड बेव थे तो इन्होंने अध्यक्षता कब की थी? 1884 में। और CR दास जब कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में कार्य किया तो वे जो है जेल में थे। आगे देखते हैं कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये स्टेटमेंट किसकी थी? ये थी लाला लाजपत राय जी की। अगला स्टेटमेंट देखते कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये स्टेटमेंट किसका था? तो ये था लॉर्ड कर्जन का। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए लिपि इन्होंने कहा कि रोमन लिपि अपनाई जाए, तो इसकी वकालत जिसने की थी तो वो कौन से व्यक्ति थे? सुभाष चंद्र बोस जी। वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो संस्था है इसको समाप्त कर देना चाहिए। तो ये सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। आगे बढ़ते हैं कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो कि 1919 में हुआ था के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु चुना गया था। तो महात्मा गांधी के उनके लिए जो सहयोग के लिए किन किन व्यक्तियों को चुना गया था? तो उनको चुना गया था NC केलकर और IB सेन को, इन दो लोगों को
चुना गया था उनके सहयोग के लिए। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, तो जो मीटिंग हुई थी तो उसमें गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, तो उस गवर्नर जनरल का नाम क्या था, लॉर्ड विलिंगटन। और ये अधिवेशन हुआ था बम्बई में, कब हुआ था, 1915 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है सी विजय राघव चेरियार ने की थी, तो ये कौन सा था, नागपुर अधिवेशन हुआ था, 1920 में आयोजित हुआ था। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। जो भारत की जो रियासतें हैं उनके प्रति अपनी नीति, यानी कि उनके प्रति अपने उद्देश्य घोषित किए थे कि रियासतों के बारे में वो क्या क्या करेंगे। तो ये कहाँ पर घोषित हुए थे, नागपुर अधिवेशन में। कब हुआ था, 1920 में। आगे देखते हैं कि सत्य कथन दिया हुआ है कि कांग्रेस के नागपुर सत्र जो कि 1920 में हुआ था के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन जो है भाषाई आधार पर किया गया था। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो 1948 में जब भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग की गई थी तो कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया था। आगे बढ़ते हैं कि 1922 ईस्वी में जो गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो सी आर दास, इनको चित्तरंजन दास, इनको सी आर दास बोला जाता है। तो 1922 में जब गया यानी कि बिहार में अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता की थी। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। वर्ष 1922 में गया के, ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा ही था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का सही क्रम देख लेते हैं। तो जब महात्मा गांधी बने थे तो उनके बाद में बनी थी सरोजनी नायडू, और फिर जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद में वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की, तो कि जितनी भी मीटिंग हुई थी तो उनमें से एक मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने। और वो कौन सा था, वेलगांव अधिवेशन, जो कि हुआ था 1924 में। अब हम लोग अध्यक्ष और सभाओं के स्थान देख लेते। तो मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता कब की थी, अमृतसर में जो हुआ था सेशन 1919 में। सरोजनी नायडू ने कानपुर में अध्यक्षता की थी 1925 में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बम्बई में अध्यक्षता की थी 1934 में। अबुल कलाम आज़ाद जी ने रामगढ़ में अध्यक्षता की थी, जो कि हुआ था 1940 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था, तो किसमें बताया था, लखनऊ अधिवेशन में। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, आनंद मोहन बोस तथा भूपेंद्र नाथ बोस में से वह जो सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तो कौन था, इनमें से जो थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद जी। कांग्रेस के अध्यक्ष और अधिवेशन हम लोग देख लेते हैं। तो डॉक्टर M.A. अंसारी ने कहाँ पर अध्यक्षता की थी, मद्रास में जो सेशन हुआ था। पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे इन्होंने नासिक के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू ने की थी कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता। और सुभाष चंद्र बोस ने जब अध्यक्षता की थी तो कहाँ पे सेशन हुआ था, हरिपुरा में। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, तो कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद जी जो थे वो लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो कौन थे, JB कृपलानी जी थे। जनगण मन पहली बार गाया गया था, तो कहाँ पर गाया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि हुआ था 1911 में। तो पहली बार वहीं पर जनगण मन गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो वो कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था अमृतसर अधिवेशन 1919 में। अब कांग्रेस से संबंधित जितने भी थे फैक्ट हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग बात करेंगे कांग्रेस में जो गर्म दल और नरम दल की जो बने थे, गर्म दल और नरम दल, तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं तो वो हम लोग एक बार में देख लेते हैं कि महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को प्रभावित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं कौन कौन सी थी। तो उनमें से एक थी जब 1898 का इटली एवं अबिसीनिया का युद्ध हुआ था, और
आगे बात करें तो चीन का बक्सर आंदोलन, आयरलैंड की का क्रांतिकारी आंदोलन और रूस जापान युद्ध में जापान की विजय ने भी राष्ट्रीय आंदोलन की जो दिशा थी उसको प्रभावित किया था। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी तो इनसे भी कहीं ना कहीं बहुत प्रभाव पड़ा था भारत के नेताओं पर। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो इनकी पद्धति थी राजा वाम वध आंदोलन, और वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, विभाजन हुआ, परिणाम स्वरूप जो है नरम दल और गरम दल बन गए। तो देखिए, जब बात करें स्वदेशी आंदोलन जब हुआ था स्टार्ट, तो वहीं से जो है नरम दल और गरम दल की स्थापना हो गई थी। तो यही कांग्रेस जो संस्था थी, तो उसी संस्था के अंदर दो दल जो है बन चुके थे। एक बोला जाता था नरम दल और एक बोला जाता था गरम दल। तो अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वो शहरी क्षेत्रों से रहने वाले थे। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था। तो किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी जी ने। बाल गंगाधर तिलक, मदनलाल, ऊधम सिंह तथा गोपाल कृष्ण गोखले में उग्रपंथी नहीं था। इनमें से कौन जो था वो उग्रपंथी नहीं था? वही बात है कि जो गरम दल का आप कह सकते हैं सदस्य नहीं था। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये नरम दल के थे, बाकी सब गरम दल से जुड़े हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। कांग्रेस की प्रार्थना याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई थी। तो किसके नेतृत्व में? बाल गंगाधर तिलक ने जब नेतृत्व लिया, जो कि गरम दल के सदस्य थे, तो उसके बाद से ये नीति समाप्त हो गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था, बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरम पंथियों के प्रभावाधीन आया था। तो कब आया था? वर्ष 1906 के बाद में आया था। अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले एवं S.N. बनर्जी में से कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। कौन था? अरविंद घोष जो थे ये गरम दल से संबंधित थे। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले तथा बिपिन चंद्र पाल में से उग्रवादी थे। तो इनमें से कौन नेता जो था उग्रवादी था? वो थे बिपिन चंद्र पाल जी, बाकी सब नरम दल के थे। राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, M.G. रानाडे तथा गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दली के तौर पर नहीं जाना जाता था। तो बाल गंगाधर तिलक जी को नहीं जाना जाता था। शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर थे कौन? लाला लाजपत राय जी। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले तथा लाला लाजपत राय में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा हुआ नेता कौन नहीं था? तो लाला लाजपत राय जी जो थे ये गरमपंथी, इनको उदार नहीं थे, ये जो थे आक्रामक रवैये के थे। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो मैजनी को माना था। आगे इंफॉर्मेशन दी गई कि उन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। तो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दी गई थी? ये दी गई थी लाला लाजपत राय के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, A.O. ह्यूम एवं मदन मोहन मालवीय में से मध्यम मार्गी नहीं थे। तो कौन नहीं थे? तो वो नहीं थे बाल गंगाधर तिलक जी। मध्यम मार्गी वही मतलब कि उदारवादी आप कह सकते हो, उदारवादी या नरम दल के नेता। स्वदेशी के समर्थक थे कौन थे? अरविंद घोष जी। भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? लोकमान्य तिलक जी को। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। तो किसने कहा था? वैलेंटाइन शिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, तो ये किसने कहा था? ये कहा था मैक्स मूलर जी ने। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के जिस उग्रवादी नेता को दी गई थी तो वह कौन था? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक जी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता है। तो क्या निरूपित करता है? ये निरूपित करता है कि संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से
सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे। तो इसका रीजन क्या था? तो इसका रीजन था कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति जो थी, तो इस वजह से वो शामिल नहीं हुए थे। अगला देखते हैं। कथन है कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, सांप्रदायिकतावादी नहीं थे। और रीजन क्या था कि उन्होंने धर्म का राजनैतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। तो धर्म का उन्होंने राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग जरूर किया था, लेकिन वो सांप्रदायिकतावादी नहीं थे। तो ए गलत हो जाएगा और आर आपका सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो गणपति बर्फ, जो गणपति विसर्जन अब तो हर जगह होने लगा है, पहले महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था। तो किसने किया था? ये किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। वह व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया। तो कौन था? बाल गंगाधर तिलक जी। आगे बढ़ते हैं कि वह मुसलमान जिसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, तो वो कौन था? वो थे शौकत अली जी। तो आज के चैप्टर में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। तो कल के वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है भारत में क्रांतिकारी जो आंदोलन हुए थे, तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिल रही होगी, जिससे कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो कि आपके वनडे एग्जाम या फिर कोई और एग्जाम जहाँ पर पूछे जाने वाले हैं, बहुत इनसे आपको हेल्प मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ में, इसी सीरीज़ के साथ में। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।